नमस्कार, इनसाइड आउट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। इनसाइड आउट में आज बात होगी धारा 370 की। संविधान में आजादी के बाद जोड़ा गया एक ऐसा आर्टिकल जिसने कश्मीर को विशेष दर्जा तो दिया, लेकिन कश्मीर को भारत से कुछ अलग भी कर दिया। इस प्रावधान को जब हटाया गया तो खूब हो हल्ला हुआ, माहौल बिगड़ने की अटकलें होने लगी, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। आज इसी धारा 370 का इनसाइड आउट जानेंगे। इनसाइड आउट में आज विस्तार से बात होगी धारा 370 पर। समझाएंगे आपको धारा 370 क्या है, धारा 370 कब और क्यों लागू हुई, धारा 370 किसने लगाई थी, धारा 370 लगाने में पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला की क्या भूमिका थी, धारा 370 के तहत क्या क्या विशेष अधिकार थे, धारा 370 कब हटाई गई, धारा 370 हटाने में क्या चुनौतियां सामने आई, धारा 370 के कश्मीर को क्या नुकसान झेलने पड़े हैं, अफसपा क्या है, धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर की स्थिति कैसी है। इन सभी मुद्दों को एक एक करके खोलेंगे, आपके सामने रखेंगे और विस्तार से बताएंगे आपको धारा 370 का पूरा इनसाइड आउट। धारा 370 भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान था जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था। इसके अंतर्गत इस राज्य को भारत के बाकी राज्यों से अलग कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। धारा 370 को भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया था। इसे संविधान सभा में 27 मई 1949 को अनुच्छेद 306A के रूप में पेश किया गया, जिसे बाद में अनुच्छेद 370 के नाम से जाना गया। इस धारा को संविधान के भाग 21 यानी कि अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान के तहत शामिल किया गया था। यह धारा 1950 में अस्थायी रूप से लागू की गई और 1952 के दिल्ली समझौते के आधार पर विस्तारित। लेकिन धारा 370 लागू करने की जरूरत महसूस क्यों हुई, इसके लिए आपको कश्मीर के विलय की कहानी जाननी होगी, उसे समझना होगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इसके लिए हामी नहीं भरी थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान के हमले से डरकर हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और इस मदद के बदले में उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। हालांकि ये विलय कुछ शर्तों पर हुआ था। इस विलय के तहत जम्मू कश्मीर ने केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे विषयों पर भारत सरकार को अधिकार सौंपा था। कई दूसरे मामलों में राज्य को स्वायत्तता दी गई थी। आर्टिकल 370 का ये का काम था कि आप पहले तो आप हिंदू सिर्फ तीन ही, डिफेंस, कम्युनिकेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी, ये तीन चीज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से कंट्रोल होगी, बाकी सब आप करेंगे। कश्मीर के हिंदुस्तान के साथ इकोनॉमिक रिश्ते तो बहुत थे, लोग जाते आते रहते थे। उस वक्त एक पास लेना पड़ता था जाने के लिए, जैसे कि पासपोर्ट होता है कश्मीरी हिंदुस्तान आने के लिए या हिंदुस्तानियों को कश्मीर जाने के लिए। तो वो सब हटाने के लिए एक एक करके आर्टिकल 370 को कहा था कि आपकी संस्कृति वैसी रहेगी, ये तीन ही सब्जेक्ट्स रहेंगे, बाकी जिसमें आप आना चाहते हैं आपकी असेंबली, अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के वो हम लोग कह सकते हैं कि बाकी इन विषयों पे हम हिंदुस्तानी लॉज को लेना चाहते हैं। धारा 370 के पीछे कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को भी कारण माना गया था। कश्मीर में हमेशा से ही मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी थी। यह क्षेत्र आजादी के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण भी था। स्वतंत्रता के समय कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित कबायली हमला हुआ, जिसके बाद हुई विलय को धारा 370 के जरिए औपचारिक रूप देने और कश्मीर को विशेष स्थिति बनाए रखने के लिए एक तरीका भी माना जाता है। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स जो हैं, जहाँ ज़्यादा मुसलमान हैं वो पाकिस्तान जाएंगे और जो जहाँ ज़्यादा हिंदू हैं वो हिंदुस्तान में रहेंगे। और इस विषय बेसिस पे पार्टीशन का डिसीजन हो गया था। कश्मीर में 77%, माने ओरिजिनल कश्मीर में जो अभी पीओके है और हिंदुस्तानी कश्मीर को मिला के 77% मुसलमान थे और 23% हिंदू थे उस ज़माने में। और शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल तुले हुए थे कि किसी हालत में पाकिस्तान नहीं जाएंगे, किसी हालत में नहीं।
मैंने शेख अब्दुल्ला को 1968 में इंटरव्यू किया था, 5000 लफ्ज़ का इंटरव्यू है, मैंने हाल में ही वायर में इसको फिर से छापा था। और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम किसी भी हालत में वहाँ जाना नहीं चाहते थे, हम तो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे। अब इसका राजनीतिक पहलू भी आपके सामने रखते हैं। कश्मीर में एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने विलय के बाद कश्मीर की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को बनाए रखने के लिए विशेष दर्जे की केंद्र की नेहरू सरकार से व्यक्तिगत मांग की थी। इसके पीछे उनका तर्क था कि कश्मीरी जनता को अपनी पहचान और स्वायत्तता की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान देना ही होगा। धारा 370 संविधान में जोड़ा गया अस्थायी प्रावधान था, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को यह तय करने का अधिकार देता था कि भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान राज्य पर लागू होंगे और कौन से नहीं। ये प्रावधान तब तक लागू रहना था जब तक राज्य की संविधान सभा कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेती। लेकिन राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस धारा को हटाने के बारे में पूर्व की सरकार ने कभी विचार ही नहीं किया। धारा 370 के पीछे शेख अब्दुल्ला के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी अहम भूमिका बताई जाती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच 1949 में 5 महीने की लंबी बातचीत हुई। इसके बाद धारा 370 को संविधान में शामिल किया गया। नेहरू खुद भी कश्मीर मूल के थे। उन्होंने शेख अब्दुल्ला की मांगों को कश्मीर के हित में बताया और इन्हें स्वीकार किया। मकसद कश्मीरी जनता का विश्वास जीतना भी था। इसी के आधार पर संविधान में धारा 370 जोड़ी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 21 अगस्त 1962 को कश्मीरी राजनेता और लेखक पंडित प्रेमनाथ बजाज को एक लेटर में लिखा था कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान है और समय के साथ इसे समाप्त किया जा सकता है। नेहरू के इस फैसले का तत्कालीन समय में विरोध भी हुआ था। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धारा 370 का मसौदा तैयार करने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये भारत की एकता के लिए हानिकारक है। जिसके बाद नेहरू के निर्देश पर एन गोपालास्वामी अयंगर ने इसका मसौदा लिखा। महाराजा तो कोशिश कर रहे थे हिंदुस्तान में आने के लिए अप्रैल 2047 से उन्होंने अपनी महारानी को भेजा था मेहर चंद महाजन से मिलने को लाहौर में। वो पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे कि आप जाके पंडित नेहरू से बात कीजिए, क्योंकि हम तो उनसे बात नहीं कर सकते हैं। वो शेख अब्दुल्ला के पीछे कह रहे हैं कि जब तक नहीं छोड़ेंगे हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे, आप जाके कहिए कि हम आपसे एक्सेशन करना चाहते हैं। तो मेहर चंद महाजन को तो अंग्रेजी जासूसों ने इनको पता लग गया, उनको रैडक्लिफ कमीशन में शामिल कर दिया। उसके बाद वो उनकी मुंह बंद हो गई। उसके बाद भी 2 दफ़ा और इन्होंने ट्राई किया महाराजा ने, जुलाई में भी और नवंबर की शुरुआत में भी। नेहरू साहब एक ही चीज़ कहते थे कि आप शेख अब्दुल्ला को छोड़िए, जब वो अपने कहेंगे कि हम आना चाहते हैं हिंदुस्तान में तभी ये हो सकता है। तो आखिरकार 28 सितंबर को 1947 में उन्होंने शेख अब्दुल्ला को छोड़ दिया और उसी के बाद एक्सेशन होने वाली थी। उस वक्त तक वो उनके पाकिस्तान से वो जो रेडर्स जो थे जैसे कहते हैं वो आके श्रीनगर के नज़दीक पहुंच गए थे। तो एक्सेशन 28 को उस वक्त हुआ। 1953 में शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भारत विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा। इस समय नेहरू और अब्दुल्ला के बीच भी संबंध खराब हो चुके थे, जिसके बाद धारा 370 के कुछ प्रावधानों में संशोधन भी शुरू हुआ। अब आपको शेख अब्दुल्ला के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताते हैं। शेख अब्दुल्ला ने ही महाराजा हरि सिंह को भारत के साथ विलय करने के लिए प्रेरित किया था। कश्मीरी जनता के हितों की रक्षा के लिए स्वायत्तता को भी एक शर्त के रूप में रखा गया। हालांकि 1953 में उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके और भारत सरकार के बीच तनाव बढ़ा। और चलिए अब आपको धारा 370 के प्रावधान के बारे में बताते हैं। इस धारा के अंदर जम्मू कश्मीर को क्या कुछ अधिकार थे वो समझाते हैं। इस दर्जे के तहत जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और झंडा था। इस दर्जे के तहत केंद्र के पास कश्मीर में सीमित अधिकार थे। केंद्र सरकार केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार के मामले में कानून बना सकती थी। अन्य मामलों में कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी।
1954 में धारा 370 में 35A को भी जोड़ दिया गया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार दिए गए, जैसे संपत्ति खरीदने और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता। दूसरे राज्यों के नागरिक कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। इस धारा के रहते हुए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन पर प्रतिबंध था। भारतीय संविधान की धारा 356 राष्ट्रपति शासन और धारा 360 यानी वित्तीय आपातकाल जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती थी। धारा 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा तो दिया गया, लेकिन इसका दंश भी घाटी को खूब झेलना पड़ा, या फिर कहें कि सालों तक झेलना पड़ा। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से अलग ही रहा। अन्य राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, जिससे निवेश सीमित रहा। धारा 370 ने अलगाववादी ताकतों को भी बढ़ावा दिया। धारा 370 ने कश्मीर को बिल्कुल हिंदुस्तान से अलग थलग कर दिया। वहाँ का प्रोग्रेस रोक दी, वहाँ के सब कुछ रोक दिया। वहाँ अलगाववाद इतना पनप गया, इतना हिंसा पनप गई, इतना चरमपंथी वहाँ पर पनप गए कि उसने वहाँ की पूरी विकास ही रोक दिया और हिंदुस्तान के खिलाफ पूरा पाकिस्तान के पक्ष में होकर के बोल रहे थे वहाँ के लोग। देखिए, अलगाववादियों को कई तरीके से सपोर्ट मिलती थी। जब धारा 370 लगी थी, जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से प्रायोजित जो आतंकवाद था वो जम्मू कश्मीर के अंदर आराम से चल पाता था, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते नाते शादियाँ आपने देखी होंगी। कई आतंकवादी थे जो जम्मू कश्मीर की लड़कियों से शादियाँ करते थे, और जब एक रिश्तेदारी का कनेक्शन बन जाता है तो उनको यहाँ ठहरने में, उनको खाना खाने में, उनको जो एक अंदर से सपोर्ट था वो उनको मिलता था। एक तरीके से स्लीपर सेल की तरह वो जम्मू कश्मीर में रह सकते थे, और समय आने पर जब उनके आका उन्हें उधर से आदेश देते थे तो वो अपने जो उनके गलत कारनामे थे उनको अंजाम देते थे। कई बम विस्फोट कर देते थे, किसी नेता की हत्या कर देते थे, कहीं शहरी लोगों को गोलियों से भून देते थे, जिस तरीके से हाल ही में आपने पुलवामा की घटना देखी होगी। तो ऐसी कई चीज़ें थी, इसलिए कहीं ना कहीं धारा 370 और 35 से हटने के बाद अलगाववादियों की भी कमर टूटी है, उनके ऊपर भी शिकंजा कसा गया है। धारा 370 की बात हो और अफसफा की बात ना हो। अफसफा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये एक विशेष कानून है जो 1958 में पारित हुआ। ये कानून देश के अशांत क्षेत्रों में सेना और अर्धसैनिक बलों को विशेष अधिकार देता है। अफसफा के तहत सेना को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार मिलता है। जान माल के खतरे का संदेह होने पर गोली चलाने का अधिकार होता है। किसी भी संपत्ति की तलाश और जब्ती का अधिकार भी सीधे तौर पर मिलता है। 1990 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर पहुंचा, पाकिस्तान से हथियारबंद घुसपैठिए घाटी में घुसने लगे। स्थानीय पुलिस से हालात संभले नहीं। ऐसे में भारत सरकार ने जुलाई 1990 में जम्मू कश्मीर को अशांत क्षेत्र घोषित किया और वहां अफसफा लागू किया गया। अफसफा लगाने के बाद सेना को आतंकवाद से निपटने में मदद मिली। घाटी में कई आतंकवादी संगठन कमजोर भी पड़े। हालांकि अफसफा के बाद सेना और सरकार पर मानवाधिकार हनन के आरोप लगे। इसमें फर्जी मुठभेड़, बिना सबूत के गिरफ्तारी और स्थानीय महिलाओं से बलात्कार जैसे गंभीर आरोप देखने को मिले। मानवाधिकार संगठनों की ओर से बार बार इसे हटाने की मांग भी लगातार होती रही, जिसके बाद केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कश्मीर घाटी के 6 जिलों से अफसफा हटाने की घोषणा की। ये जिले थे श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, अनंतनाग के कुछ हिस्से, कुलगामा के कुछ हिस्से और साथ ही साथ पुलवामा के भी कुछ हिस्से। कश्मीर में सुरक्षा के मामले में आए सुधार के चलते सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया था। अब बात धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया की। जम्मू कश्मीर को धारा 370 से मुक्त कराना देश की प्रमुख पार्टी बीजेपी का चुनावी वादा था। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो इस पर काम शुरू हुआ। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संसद के पटल पर बड़ा ऐलान करते हुए धारा 370 को हटाने का ऐलान कर दिया। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान आदेश 2019 जारी किया, जिसमें धारा 370 के सभी खंडों को निष्प्रभावी कर दिया गया। इस आदेश ने धारा 35A को भी समाप्त कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया और यह प्रस्ताव दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पारित भी हुआ। 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त
हमारे संविधान निर्माताओं का वो स्वप्न कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे, कैसे हो सकता है? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते हैं? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर। धारा 370 हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भी पारित किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ बनाया गया और दूसरा लद्दाख बिना विधानसभा के बना दिया गया। देखिए, मोदी सरकार का ये एक ड्रीम था कि हम धारा 370 हटाएंगे। वो चुनाव से पहले भी, बल्कि कई पिछले चुनावों से वो चीज़ कहते आ रहे थे। उन्होंने कई बार लाल चौक पर जाके झंडा भी फहराया था। ये मैसेज देने की कोशिश की थी पूरे हिंदुस्तान को कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से उन्होंने एक राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, उसी तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने धारा 370 हटाने का मुद्दा भी बीजेपी के मुख्य एजेंडे में था। तो उन्होंने ये धारा 370 हटा के कहीं ना कहीं अपना जो देश से किया हुआ वादा था वो पूरा करने का काम किया। धारा 370 को हटाने में सरकार को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पहले बात संविधान और कानूनी चुनौतियों की। धारा 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति जरूरी थी, लेकिन यह सभा 1957 में ही भंग हो चुकी थी। इस पर केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। उस समय विरोधी दलों की ओर से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिनमें इस फैसले को असंवैधानिक बताया गया। हालांकि 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को वैध ठहराया। मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले शाहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बन के बैठी थी। ये सरदार पटेल की भूमि से आए हुए बेटे ने उस 370 को भी जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैंने दी है। केंद्र सरकार को राजनीतिक विरोध का भी सामना करना पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे कश्मीरी जनता के साथ विश्वासघातक बता दिया। घाटी में अलगाववाद अपने किसी नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो जाए, इसके लिए धारा 370 हटाने से पहले और बाद में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। इंटरनेट और संचार सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। विरोध प्रदर्शन और हिंसा की आशंका के कारण भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया। कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का भी कारण रहा है। धारा 370 हटी तो पाकिस्तान की ओर से भारत सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया गया और इसे संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश हुई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका भी जताई। हालांकि भारत के इस फैसले पर यूएन की ओर से नपी तुली प्रतिक्रिया ही दी गई। इस फैसले को भारत का आंतरिक मामला मानते हुए यूएन ने भारत से अपील की मानवाधिकार का सम्मान सुनिश्चित हो। भारत ने अपने जवाब में कहा कि संयुक्त राष्ट्र को एक तरफा बयानबाजी से बचना चाहिए। बहरहाल धारा 370 हटने के बाद जिस घाटी में खून की धारा बहने का दावा विपक्ष और विरोधी अलगाववादियों की ओर से किया जाता था, वैसा कुछ नहीं हुआ। नतीजा इसके उलट रहे।
घाटी में 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं में कमी देखने को मिली। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2023 में सिर्फ 46 आतंकी घटनाएं दर्ज हुई। नागरिक मृत्यु में भी 81% की कमी आई। सैनिकों की शहादत में भी 48% की कमी दर्ज की गई। घाटी में विरोध प्रदर्शन और पथराव की घटनाएं भी लगभग शून्य हो गई। धारा 370 और अनुच्छेद 35A हटने के बाद निजी निवेशकों का कश्मीर में जमीन खरीदने और कंपनियां स्थापित करने में इंटरेस्ट दिखाई दिया। इसके बाद से घाटी में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। आतंकवाद कम होने से पर्यटन में वृद्धि हुई। साल 2023 में अमरनाथ यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। कश्मीर में साल 2020 में जिला विकास परिषद चुनाव करवाए गए, जिससे स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। केंद्र सरकार की ओर से कश्मीर के वाल्मीकि समुदाय, ओबीसी, गुज्जर, बकरवाल आदि को आरक्षण का लाभ भी दिया गया। धारा 370 हटी तो घाटी में बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया। कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ परिवहन और हवाई अड्डों जैसे क्षेत्रों में भी विकास देखने को मिला। हालांकि कश्मीर में हो रहा यह विकास आतंक के आकाओं को खटकने लगा था। देश के साथ साथ आगे की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे कश्मीर के खिलाफ आतंकिस्तान ने साजिश रची और 22 अप्रैल 2025 को एक ऐसे आतंकी हमले को अंजाम दे दिया गया जिसने पूरे देश को गहरी चोट दी। हालांकि भारत ने इस हमले का जवाब पाकिस्तान को ऐसा दिया जिसे वो सालों साल या फिर कहें कभी नहीं भूल पाएगा। इंडिपेंडेंस है इंडिपेंडेंस ऑफ टेरिटरी, आज़ादी है हमारी खुद मुख्तारी। कश्मीरी चाहते थे कि हम हिंदुस्तान रह के हमारी खुद मुख्तारी होए, वो आज तक वही है। 30 साल से 35 साल से जो भी कश्मीर में कहता है कि हम फैसला हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के अंदर ही करेंगे, उनको पाकिस्तान के लोग चुन चुन के मारते गए हैं। तो जो अभी जो हुई, जो ऑपरेशन सिंदूर भी, मैं इसके पूरे इसके साथ हूँ। बहुत अच्छा किया, इनको सबक सिखाना था और वो सबक अब सीखे हैं कि भाई बच्चों ये आगे करोगे तो तुम्हें पूरी तरह से जंग लड़ना पड़ेगा। धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए एक अस्थायी लेकिन महत्वपूर्ण प्रावधान था, जिसने भारत और कश्मीर के बीच एक जटिल रिश्ते को कई सालों तक कायम रखा। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार देखा गया। हाल ही में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एक और बड़ा संदेश भी दे दिया। धारा 370 के रहते क्या कश्मीर कभी ये दिन देख पाता, कहना बेहद मुश्किल है। उम्मीद करते हैं इनसाइड आउट के जरिए हम आपको धारा 370 और अनुच्छेद 35A को पूरी तरह से समझा पाने में कामयाब रहे। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ और देंगे आपको उसका पूरा इनसाइड आउट। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।